हेलो एवरीवन, आज के इस नेचुरल रिसोर्सेज के थर्ड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग को और नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम बड़े डिटेल में कवर करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये क्या होता है? एक्चुअली आप क्या करते हैं कि कोल को हीट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एयर जब आप हीटिंग करते हैं तो इसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से हमने बताया था कॉम्पोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। कार्बन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर रहता है। ये सब कुछ एलिमेंट्स कंटेंट करते हैं, इसके अंदर में रहता है, यानी कि कोल के अंदर में दीज आर द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ये सब एलिमेंट होंगे तो आप इसके अगर जलाओगे, इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसकी कराओगे, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में हीटिंग करोगे, तो डिफरेंट वेरियस प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। पहले डेफिनेशन को आप सुन लीजिए। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज सेम। सेम कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसी को कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, अब मैं क्या किया कि सबसे पहले यहां पे ब्लैक कलर का मैं क्या करता हूं, यहां पे ब्लैक कलर का एक ले लेता हूं, ये लिया ब्लैक, और यहां पे ब्लैक में पूरी तरीके से ब्लैक कर देता हूं इसको, सो दैट आपको पता चले कि ये जो है वो क्या है, वो ये वाली पार्ट जो है बेटा वो हम कह सकते हैं यहां पे कोल है। क्या है? कोल है, क्योंकि आपको हीट किसको करना है? कोल को करना है। तो पहले आप कोल को हीटिंग करते हैं सॉरी। तो कोल को आप पूरी तरीके से जब हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, यहां पे किसी भी तरह का एयर आने की संभावनाएं बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो यहां पे कोल को हीटिंग जब आप करेंगे तो पूरी तरीके से हीट करेंगे तो ये गैसेस के फॉर्म में ये आगे की ओर मूव करेगा, ये गैसेस के फॉर्म में बनेंगे और ये आगे की ओर मूव करेगा पाइप के थ्रू, और सारे गैसेस बन करके उड़ जाएंगे। तो यहां जो बच जाएगा फाइनली ब्लैक कलर का एक रेसिड्यू यहां पे बचेगा, रेसिड्यू ढेर सारे पाउडर्ड फॉर्म में यहां पे बच जाएंगे, उसी को हम कहते हैं पाउडर्ड कोक। तो कोक कैसे बना? बाय द हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर वी गेट पाउडर्ड कोक, ठीक है। तो यहां पे पूरी तरीके से ये गैसेस निकल के आगे की ओर मूव कर गए इस पाइप के थ्रू, ठीक है। इस पाइप के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जब यहां पे देखेंगे कि ये पाइप के थ्रू जब ये नीचे की ओर जाएंगे तो यहां पे वाटर, इसमें इस ट्यूब में हमने वाटर रखा हुआ है। जब ये डिसॉल्व होता है, इसमें आकर के मिलता है, तो हम देखते हैं जो कार्बन कंटेंट था, ये जो धुआं उठेगा ना भैया, कार्बन को जलाओगे तो धुआं टाइप से निकलेगा, उसी को मैं गैस कह रहा हूं। जब ये धुआं स्मोक जब यहां से निकलेगा बेटा, तो ये स्मोक इसके अंदर आएगा। ये स्मोक जब ऐसे इसके अंदर यहां पे आता है तो जो पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल स्मोक के अंदर भी वहां पे इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर में दिखाई देते हैं, ठीक है। आप फील करोगे, जब उसको छुओगे तो समझ में आएगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसमें ब्लू कलर में जो दिख रहा है नीचे, वो वहां पे बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे उसी को कहते हैं कोल टार। पता है, रोड में जो पिचिंग करते हैं ना, रोड के ऊपर सरफेस में टॉप लेयर में जो लगाते हैं ब्लैक कलर का, आपको पता होगा रोड बनते हुए अगर आपने देखा है तो वो ब्लैक कलर का एक पिचिंग होता है, उसके ऊपर में लगाया जाता है, दैट इज कोल टार। तो कार्बन का ही वहां पे, कार्बन जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, गैसेस, मतलब गैस जो बना था, उस गैस के अंदर में जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स थे यहाँ पे बॉटम में बैठ जाते हैं, और यही बॉटम में बैठने के बाद यहाँ पे कोल टार का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन उसी गैस में यहां पे अमोनिया भी होता है। नाइट्रोजन चुकी था, तो नाइट्रोजन को जलने के बाद यहां पे अमोनिया गैस मिलता है, और ये अमोनिया गैस यहां पे वाटर में आकर के मिल जाता है। जब ये वाटर में आकर के अमोनिया गैस मिल जाता है तो इन दोनों के मिलने से एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक नाम से हम जानते हैं, दैट इज अमोनिकल लीकर। यहां पे हम इसे कहते हैं अमोनिकल लीकर। और कुछ गैसेस जो यहां पे डिसॉल्व नहीं होते, वो गैसेस दोबारा इसमें उड़ करके बाहर की ओर निकल जाते हैं, और जिसे हम कोल गैसेस के नाम से जानते हैं। जो बाहर निकल गए जो गैसेस इस तरीके से पाइप के थ्रू, इसे हम कोल गैसेस के नाम से जानते हैं। तो टोटल आपने जो प्रोडक्ट देखा, ये कितने प्रोडक्ट देखे टोटल आपने? तो टोटल आपने यहां पे 4 प्रोडक्ट देखा बेटा, 4 प्रोडक्ट आपने टोटल देखा। क्या क्या? आइए समझते हैं। सबसे पहला आपने देखा पाउडर्ड कोक, फर्स्ट आपको मिला पाउडर्ड
कोक। दूसरे नंबर पे आपको यहां पे देख सकते हैं कोल टार मिला, यानी कि दूसरा नंबर यहां पे लिखा है मैंने कोल टार। तीसरे नंबर पे आपको अमोनिकल लीकर मिला एंड फोर्थ नंबर पे आपको मिला है क्या, कोल गैस। सो दीज आर द सेटअप्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बंसन बर्नर है जहां से हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इस ट्यूब को जो हमने लगाया है, इस ट्यूब को एक नेम बोलते हैं, दैट इज बॉलिंग ट्यूब, है ना, BOLLING, बॉलिंग ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। और ये पाइप्स लगे हुए हैं। तो दीज आर द सेटअप्स। और यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने पूरी तरीके से कोल को जब जला दिया इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें 4 प्रोडक्ट्स मिले हैं। और इन 4 प्रोडक्ट्स को अब हम बड़े डिटेल में सीखने वाले हैं, क्योंकि इनके यूजेस हमें जानना जरूरी है, इनके थोड़ा सा देखना जरूरी है कि किसमें कितना कार्बन रहता है, कौन ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का, ये सब कुछ देखना है, कहाँ इसके यूजेस हैं, ये सब कुछ हमें देखना है। तो आई थिंक ये डायग्राम और इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या होता है। अब कोक 1 by 1 हम डिस्कशन करते हैं, जो 1 2 3 4 हमने किया था वहां पे नेमिंग। सो 1 by 1 अब यहां पे इसको हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम कोक को देखेंगे, सबसे पहले कोक को। तो कोक कैसे बनता है? एक तो कोक बनता है, यहां पे हमने कह दिया कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल बनता है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहने का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम कोल को हीटिंग करते हैं तो कोक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है बेटा, इसको हम कह सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ये। अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसका मतलब कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। जी हाँ बिल्कुल, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आप देखेंगे इस कोक में तो 98% यहां पे रहेगा, 98%, ठीक है, ये कोक रहता है। अब सोचो आप अगर ये सोचेंगे कि परसेंटेज 98% और कार्बन का कलर क्या होता है ना, तो यहां पे कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का। आपको पता है कि ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। जब आप इसको हीट करेंगे ना, तो हीट करेंगे तो पोरस हो जाएगा पूरी तरीके से, ये जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से पोरस हो जाता है और टफ हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड तो पहले भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पोरस और टफ अब ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए टर्मिनोलॉजी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसे हम यूज करते हैं। हम जनरली अगर बोला जाए तो ये तो काफी महंगा होता है भैया, इसका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको मिल जाता और घर में आप खाना बनाने में यूज में ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हीट तो अच्छा मिलता है, बट आप इसको यूज नहीं कर सकते घर में, क्योंकि ये महंगा हो जाता है भैया। प्रोसेस ही महंगा है, तो प्रोसेस महंगा है तो आपको जो मार्केट तक पहुंचने में इसको भी महंगा लगेगा। इसीलिए हम लेबोरेटरी में जनरली यूज करते हैं। तो हम कहते हैं इसको कि लार्जली इम्प्लॉयड एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? ये पहले मैंने मेटल एंड नॉन मेटल में बता रखा है, अगर नहीं देखा है आपने तो जा करके मेटल नॉन मेटल के देख लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हमने बताया था कि जो दूसरों को रिड्यूस करे, जिसका एजेंट रहता है वो दूसरों को कराता है, तो रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेबोरेटरी में इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज किया जाता है। कहां पे बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज में हम लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटलर्जी जब हम करते हैं ना, तब जाकर के मेटल को वहां पे हीट करने में काम में लेते हैं ये, क्योंकि ये महंगा है ना बेटा, तो महंगे जगहों पे यूज करो इसको। घर में खाना बनाने में यूज करोगे तो ये उसको हम ये नहीं कह पाएंगे कि ज्यादा आप बेवकूफी वाला काम करोगे, ये समझ रहे हो। चलिए अब यहां पे देखेंगे तो आप नाम सुने होंगे कि ये जो होता है ना, इसके हेल्प से, इसी के हेल्प से आप 2 तरीके के गैस बना सकते हैं। उसको हम कहते हैं एक वाटर गैस, है ना, इसी के हेल्प से, है ना, दैट इज कोक के हेल्प से आप वाटर गैस बना सकते हैं। एंड वाटर गैस के साथ साथ में आप एक और चीज बना सकते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस बना सकते हैं। तो 2 चीजें बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद करना बेहद आसान है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस में, है ना। तो वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे H2 होगा, H2O होगा, है ना, वाटर के मतलब H2O होगा। तो आप देखिए याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, याद हो जाएगा आसानी से कि CO तो दोनों में कॉमन है भैया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, देख लो। अब साथ में दोनों में अगर कॉमन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे अब वाटर है, वाटर गैस बोला है तो H2 तो रहेगा, तो यहाँ पे H2 ऐड कर दो, है ना। आप देख सकते हो H2O, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, H2O देख रहे हो, याद करने का तरीका है बस, है ना। तो मतलब वाटर गैस है तो वाटर तो रहेगा इस पूरे मिक्सचर में, तो H2
O दिख रहा है ना। तो ये ट्रिक है याद करने का, याद कर रख सकते हो। तो अगर वाटर गैस याद हो गया तो प्रोड्यूसर गैस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे N2 होता है ना, N2 गैस होता है। तो बस ये दोनों कॉमन है, CO एंड वाटर गैस है CO प्लस H2 एंड प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस N2। तो ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये मैं अगर रूल बताऊं वाटर गैस का, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बताऊं कि आप ले लो कार्बन, ठीक है, जैसे आप क्या कह रहे हो, कोक कह रहे हो, और फिर इसको डिजोल्व कर दो वाटर में। जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे, इसे क्या कहते हैं हम, वाटर। जब वाटर में आप डिजोल्व कर देंगे इसे, तो आपको मिल जाता है CO प्लस H2, CO प्लस H2 मिलता है, जिसे आप क्या कहते हो, वाटर गैस, क्योंकि वाटर में डिजोल्व करा है आपने, वाटर गैस मिल गया आपको, है ना। सो दिस इज योर वाटर गैस। ये आपको इक्विमोलर में लेना पड़ेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि इक्विमोलर में लेना पड़ेगा। तो यहां पे याद रखना कि इट इज ऑब्टेन बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, है ना। ये रेड हॉट कोक लेते हैं और इसको स्टीम में पास कराते हैं, ये वाटर एज ए स्टीम लेते हैं आप, और इसमें जब पास कराते हैं आप तो ये आपको वाटर गैस मिल जाता है। और दोनों के दोनों इक्विमोलर में होने चाहिए। इक्विमोलर मतलब दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। सो इक्विमोलर में लेना जरूरी है। तो ये हो गया बेटा नंबर 1 जो कि आपने बना दिया वाटर गैस। दूसरे में प्रोड्यूसर गैस को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले कार्बन को आपने क्या किया, ऑक्सीजन से मिलाया, और ऑक्सीजन को फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, ये तीनों मिला दो तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट बनता है वो CO प्लस N2 बन जाता है। आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 4। सो नाउ दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। इसी को कहते हैं बेटा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो लेकिन ख्याल क्या रखना है कि जो लेना है वो क्या लेना है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे रेड हॉट कोक ले लोगे, रेड हॉट कोक, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से एयर के साथ में पास कराओगे, एयर गर्म हवा होगा एकदम बिल्कुल भी, और N2 के साथ में पास करा दीजिए तो प्रोड्यूसर गैस मिल जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी कोई इक्विमोलर में होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विमोलर में लेना जरूरी है। तो इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोड्यूसर वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये पहला हो गया किसके बारे में, नंबर 1 हमने बता दिया किसके बारे में, कोक के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं कोल टार के बारे में। सो कोल टार नेक्स्ट हेडिंग अपना है, दैट इज कोल टार। इसको हिंदी में अगर मैं कह दूं तो अलकतरा लोग कहते हैं, हमारे घर तरफ तो इसको अलकतरा कहते हैं, है ना। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो ये अलकतरा इसको कहते हैं। तो आप जो ब्लैक कलर का जो पिचिंग करते हैं ना रोड पे, आपने देखा होगा अक्सर जब रोड बनती है तो इस चीज का, इस मटेरियल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कार्बन के कंपाउंड्स रहते हैं, इसका मिक्सचर रहता है, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड लिख देता हूं। सो मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, वेरियस कार्बन कंपाउंड का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। ये कैसा दिखता है, तो दिखने में अगर आप बात करेंगे तो ये थिक ब्लैक कलर का लेयर दिखेगा। तो थिक ब्लैक लिक्विड टाइप से आपको दिखेगा, है ना। थिक ब्लैक लिक्विड, बहुत मोटा सा लिक्विड होता है, जिसका स्मेल जो होता है वो बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत ही खराब स्मेल होता है। आप अगर सामने से क्रॉस करेंगे और वो जलाते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत ही गंदा सा महक आ रहा है, तो अनप्लीजेंट स्मेल होता है। तो उसको आप उसके सामने खड़ा नहीं रह पाओगे, और बहुत ही मतलब पॉल्यूट करता है वो एक्चुअल में। अगर आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप इसका करते हैं, राइट, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप इसका करते हैं बेटा, तो आपको ये देता है यदि कोल टार का। अब अगर आप, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ किसका, कोल टार अगर आप करते हैं, कोल टार, तो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है, आइए दिखाता हूं। सो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल जाता है यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स, कुछ ड्रग्स भी मिलते हैं, है ना, और पेस्टिसाइड्स मिलते हैं। तो इस तरीके की चीज आप मतलब आप कह सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूं। जैसे इसके मान लीजिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया आपने, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंथेटिक व्हाट डाइज, यानी कि कलर बना सकते हो, मैन मेड कलर, परफ्यूम जो आप लगाते हो और बहुत मस्त सा महकता है,
है ना, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आप लगाते हो। नेक्स्ट एक्सप्लोसिव, और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब महकने लगते हो, इसीलिए परफ्यूम लगाते हो। तो सिंथेटिक डाइस बना सकते हो, एक्सप्लोसिव मटेरियल बना सकते हो इसमें, ठीक है। पेंट्स बना सकते हो, यही पेंट हो गया, डाइस का मतलब क्या हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, सिंथेटिक फाइबर बना सकते हो, ड्रग्स बना सकते हो, पेस्टिसाइड्स बना सकते हो। ये सब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार कहते हो तो इसके अंदर बहुत कुछ होता है। हमने कहा ना कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है भैया, इसको हीट करोगे और इसको प्यूरिफाई करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका करोगे तो ये सब आपको मिलेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेप्थलीन बॉल कह सकते हो कि यहीं से मिलता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मिल पाता है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल टार। तो कोल टार आपको समझ में आ गया होगा, ब्लैक कलर का पूरा लिक्विड दिखता है, थिक ब्लैक कलर का। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम तीन, अब तक हमने दो कवर कर लिया, राइट। तो तीसरा हम बात कर लेते हैं। तो तीसरे की अमोनिकल लीकर, थर्ड नंबर इज अमोनिकल लीकर। ये हम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सो दिस इज योर अमोनिकल लीकर। ये क्या होता है, ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल अगर करते हैं आप तभी जाकर के प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में। हमने आपको बताया था कि ये सब कुछ प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस होता है, अमोनिया गैस जब वाटर में मिल जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको आप अमोनिकल लीकर के नाम से जानते हैं। अब इसको कहाँ कहाँ यूज में हम लेते हैं सर, तो आप कह सकते हो बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हो ना, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं आप जाकर के खेती वगैरह करने में, है ना। तो फर्टिलाइजर्स है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर फर्टिलाइजर की बात करूं तो आप कह सकते हो अमोनियम सल्फेट, आप ले लीजिए एग्जांपल अमोनियम सल्फेट का। और इसी तरीके से बहुत एग्जांपल है, अमोनियम सुपर फॉस्फेट ले सकते हैं, ये अमोनियम सुपर फॉस्फेट, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जहां पे आप अमोनिकल लीकर के बारे में समझ सकते हैं। तो ये था। एंड लास्ट वन हम बात कर लेते हैं, आइए लास्ट वन हम कोल गैस की बात करते हैं कि कोल गैस क्या होता है। तो नंबर 4 की बात कर ले तो अपना आ जाता है कोल गैस, यानी कि फोर्थ प्रोडक्ट मैंने जो आपको बताया था ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में, आपको फोर्थ प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, कोल गैस बताया था, ठीक है। तो ये भी मेनली जो मिक्सचर होता है ना, ये किसका किसका मिक्सचर होता है मैं बता दूं, हाइड्रोजन का, मीथेन गैस का, है ना, प्लस CO का। ये मेनली इसी का मिक्सचर होता है ये। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं हाइड्रोजन, मीथेन और यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तीनों का मिक्सचर को ही हम जनरली कोल गैस कहते हैं, यही तीनों मिले हुए रहते हैं इसमें, ठीक है। ये कंबस्टिबल नेचर का होता है ना, एक्सेलेंट फ्यूल के तरह यूज में लिया जाता है इसको। हम कहते हैं कि कोल गैस जो होता है वो कंबस्टिबल नेचर का होता है, कंबस्टिबल नेचर का होता है, और हम इसे कह सकते हैं कि एक एक्सेलेंट फ्यूल की तरह यूज में लिया जाता है। बहुत बेहतर, घर में यूज करते हो आप, एक्सेलेंट फ्यूल की तरह यूज में लेते हैं बेटा, है ना। तो ये क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत कम फैलाता है ना, पॉल्यूशन बहुत कम होता है इसमें, ना के बराबर नहीं होता है आप मान के चलिए। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हीट जो प्रोवाइड कराता है, इसको आप जलाओगे तो कैलोरीफिक वैल्यू जो आता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो वेरी हाई होता है इसके केस में, वेरी हाई। और जिसके कारण हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट मिलता है तो जल्दी से खाना बन जाएगा भैया। और पॉल्यूशन के नाम पे तो एकदम जीरो कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन, है ना, नो पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन करता ही नहीं है। जलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जलता रहेगा मस्त अपना, है ना। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो लाइटनिंग हाउस में, लाइटनिंग हाउस, ठीक है, फैक्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं हम, फैक्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, स्ट्रीट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुकिंग में कर सकते हैं, घर में कुकिंग में कर सकते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द कोल गैसेस। हमने आपको बहुत ही चीज़ें आपको इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। अब आइए फाइनली हम देखते हैं इसके यूजेस।
इसके यूजेस हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आखिर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जनरली हम कहते हैं इसको कि थर्मल पावर प्लांट में भी आप इसको कोल यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल की तरह वहाँ यूज़ किया जाता है, जो कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। समझ रहे हो? तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसके लिए, तो चलिए वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये पार्ट लिख देता हूँ कि कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, ठीक है, टू कन्वर्ट किस में बेटा, वाटर इनटू स्टीम, वाटर इनटू स्टीम आप इसमें बना सकते हैं, राइट। तो वाटर इनटू स्टीम टू रन द थर्मल पावर प्लांट, टू रन द थर्मल पावर प्लांट, द थर्मल पावर प्लांट, जहां से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा, वो नहीं चलेगा तो फिर कहां पाओगे, फॉर द जनरेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं कोल को। ठीक है, बहुत ही खतरनाक यूज है भैया कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है और मेजर सोर्स यही होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कहीं पे भी। ठीक है, वाटर और कोल, यही दो चीज होता है मेजर। अब हम कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। जैसे फ्यूल गैसेस में यूज कर सकते हैं, फ्यूल गैसेस में, क्योंकि फ्यूल गैसेस भी इसी से प्रोड्यूस होता है ना, आपको तो बता ही दिया है मैंने, है ना। तो सच एज कोल गैस आप कर सकते हो, एग्जाम्पल में कोल गैस लिख लो, कोल गैस, राइट। और ले लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स, सिंथेटिक पेट्रोल बना सकते हो, है ना, पेट्रोल बना सकते हो, क्या मैन मेड पेट्रोल बना सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे यूज हैं, हमने बता दिया ना। कोल को और क्या बनाया हमने, 4 प्रोडक्ट बनाया था, कोक बनाया था, कोल टार बनाया था, कोल गैस बनाया था, है ना, अमोनिकल लिकर बनाया था, याद हो तो। और इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, लाइक बेंजीन, टोलिन, फिनॉल, एनिलीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब कुछ यहीं से ऑब्टेन किया जाता है बेटा। तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पे हमें मिलता है और अपने डेली लाइफ में हम इसको यूज में लेते हैं। तो हमने पूरी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो कोल को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो 2 पार्ट में हमने कोल को कंप्लीट किया। एक तो हमने कोल के बारे में बताया, कैसे फॉर्मेशन होता है ना, उसके कितने टाइप्स होते हैं कोल के, वो बताया। दूसरे पार्ट में हमने डिस्ट्रक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ कोल किया, उसमें कितने प्रोडक्ट आए उसके बारे में मैंने बताया और उसके यूजेस बता दिए। पूरे कोल का यूजेस मैंने बताया, 1 by 1 उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, है ना। तो दिस आर द कंप्लीट थिंग अबाउट कोल, है ना। तो कोल के बारे में जितना भी मुझे बताना था वो सब कुछ मैं बता चुका हूं, है ना। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, सो दैट जो भी चीज आपको जरूरत है इस पे रिलेटेड और मैं उसे ऐड कर सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पेट्रोलियम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कोल पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो पेट्रोलियम अपना बचा हुआ है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम 2 ही चीज पढ़ने हैं, तो पेट्रोलियम के बारे में अगले लेक्चर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।